क्या आप 2023 में केदारनाथ यात्रा करने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यह यात्रा इतना भी आसान नहीं है। आप यहाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रैवलर। इस वीडियो में मैं आपको A to Z चीजें शेयर करूंगी। केदारनाथ धाम पहुंचना कैसे है, वहां रहना कहाँ है, खाने का क्या व्यवस्था है, साथ ही टोटल बजट क्या होगा आपका। सो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केदारनाथ मंदिर 1200 साल पुराना है, जो 4 धामों में से एक है। साथ ही यह 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है। मंदिर काफी हाइट पर स्थित है, जहाँ पे बर्फबारी होती है, साथ ही काफी ठंड होती है। मौसम अचानक से बदल जाते हैं, बारिश भी काफी होती है, साथ ही बाढ़ आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड लैंडस्लाइड की काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो इसीलिए मंदिर साल के 6 महीने बंद होता है एंड 6 महीने के लिए ओपन किया जाता है फॉर अ सेफ्टी रीजन। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर को ओपन करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अक्षय तृतीया से 1 या 2 दिन के बाद मंदिर को ओपन किया जाता है। सो 2023 में 25 अप्रैल को मंदिर ओपन हो जाएगा और दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज के दिन मंदिर को बंद कर दिया जाता है नेक्स्ट 6 महीने के लिए। 2023 में केदारनाथ धाम यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हो, आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। साथ ही कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी रेडी रखना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा लेना। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। ऑफलाइन भी सोनप्रयाग में या फिर हरिद्वार में बहुत सारे ऐसे स्टोर होते हैं जहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। आपकी यात्रा में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि मंदिर जब ओपन होता है काफी भीड़ होती है, लोगों की काफी रश होती है, तो यात्रा को रोक भी दिया जाता है कुछ लोगों को। सो बेटर है कि आप पहले से ही ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उसके जो भी डिटेल्स लिंक होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात करते हैं कि आपको केदारनाथ पहुंचना कैसे है। सो केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको पहुंचना होता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको डे 1 में पहुंचना होगा हरिद्वार। हरिद्वार आप बाई रोड, बाई रेल मार्ग, बाई फ्लाइट भी पहुंच सकते हो। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है, जहां इंडिया के लगभग हर कोने से आपको वहां के लिए ट्रेन इजीली मिल जाती है। अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हो तो आपको पहुंचना होगा देहरादून, क्योंकि एयरपोर्ट देहरादून में है एंड देहरादून से हरिद्वार की जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। सो आप बाई ट्रेन, कैब, टैक्सी, बस की हेल्प से आप देहरादून से हरिद्वार पहुंच सकते हैं, या फिर देहरादून से डायरेक्ट आप कैब, टैक्सी बुक करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। देहरादून से सोनप्रयाग की जो डिस्टेंस है वो लगभग 245 किलोमीटर की है। हरिद्वार आप कोशिश करो कि मॉर्निंग के 4, 5, 6 बजे तक लास्ट आप हरिद्वार पहुंच जाओ। डे 1 में हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने का मात्र एक ही ऑप्शन है, वो है बाई रोड। तो हरिद्वार से अगर आप पर्सनली कैब या टैक्सी बुक करते हो 8 से 12,000 रुपए के बीच आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी गाड़ी, कितने लोगों के लिए बुक कर रहे हो। आपको शेयरिंग में भी कैब, टैक्सी मिल जाती है हरिद्वार से, जो 1000 से 2000 रुपए चार्ज करते हैं। एंड अगर बजट में अगर आप जाना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है उत्तराखंड में चलने वाली बस सर्विस। आप बस ले सकते हो, जो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में बस स्टैंड है, वहां से आपको बस मिल जाएगी जो डायरेक्ट आपको सोनप्रयाग छोड़ेगी। बस का जो किराया होता है ऑफलाइन अगर आप बुक करोगे 650-700 के लमसम आती है, बट अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे 8 से 1000 रुपए के बीच की आ जाती है। लेकिन आप बस की टिकट ऑनलाइन ही एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो डिस्टेंस है वो लगभग 235 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलती है या फिर बस के पीछे वाली सीट मिलती है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोगों को मोशन सिकनेस, वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। सो बेटर है कि आप ऑनलाइन एडवांस में फ्रंट साइड की जो सीट होती है, खासकर विंडो सीट होती है, वो आप बुक कर लो। ऑनलाइन बस बुक करने के लिए आप रेड बस या फिर मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो। आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। बस कंपनी का अगर नंबर अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस नंबर पे कॉल करके भी अपनी सीटें रिजर्व करवा सकते हो।
हरिद्वार से जब आप सोनप्रयाग के लिए बढ़ते हो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आता है आपको देवप्रयाग, जहाँ पे भगीरथी नदी एंड अलकनंदा नदी का संगम है। एंड जब आप देवप्रयाग से आगे बढ़ोगे तो रास्ते में आता है धारी देवी मंदिर, बहुत ही अनोखा एंड बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब वहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो फिर आता है रुद्रप्रयाग, वहाँ पर भी 2 नदियों का संगम है। लगभग 9 से 10 घंटे के बाद आप सोनप्रयाग पहुँच जाओगे। सोनप्रयाग से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हो तो सोनप्रयाग में काफी बड़ा पार्किंग देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर आप बात करें सोनप्रयाग में रुकना कहाँ है, स्टे कहाँ करना है, सोनप्रयाग में रुकने के लिए सीजन के टाइम में 800 to 1000 के लमसम आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाती है। एंड नॉर्मल रूम 1,500 से 2,000 रुपए में आ जाएगी। अगर आपको वहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो आप सोनप्रयाग से थोड़ा पहले सीतापुर एंड रामपुर है, वहाँ पर भी आप अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप डे 1 में सोनप्रयाग स्टे कर रहे हो तो सीजन के टाइम में वहाँ पर एक भी होटल खाली नहीं मिलेगा, सब पहले से ही बुक होता है एंड रश काफी ज्यादा होता है। सो प्लीज बुक योर होटल इन एडवांस से। मैं जब गई थी तो सोनप्रयाग में GMVN होटल में ही रुकी थी। मैंने एडवांस में डॉर्मेट्री बुक करा था एंड डॉर्मेट्री की जो चार्ज आई थी मुझे वो 650-670 के लमसम आया था पर पर्सन। अगर आप बात करें सोनप्रयाग में खाने की थाली 200 से नीचे की नहीं मिलने वाली है। डे 1 में आप कोशिश करो कि आप जितनी जल्दी हो सके आप सो जाओ, क्योंकि आपको सुबह के सुबह बहुत ही जल्दी उठना पड़ेगा। तो सुबह में आप 3 बजे 4 बजे जितनी जल्दी उठ सकते हो प्लीज उठ जाना, क्योंकि सोनप्रयाग से जो गौरी कुंड है 6 किलोमीटर के डिस्टेंस है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड पहुंचने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड बोलेरो एंड जीप चलती है जो 50 रुपीज लेती है एंड आपको गौरी कुंड छोड़ देती है। आपको उसके टिकट लेनी होगी, जिसके लिए आपको घंटों के घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। मैं 6 बजे लाइन में लगी थी, लगभग 2.5 घंटे लाइन में थी उस बोलेरो की टिकट लेने के लिए। गौरी कुंड जब आप पहुंचते हो तो एक्चुअल पैदल यात्रा स्टार्ट होता है गौरी कुंड से। गौरी कुंड में गर्म पानी का नेचुरल कुंड है, जहाँ पे गर्म पानी आती है और उसमें स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग उस गर्म पानी के कुंड में स्नान करते हैं एंड फिर वहाँ से अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू करते हैं। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हो तो गौरी कुंड में ही घोड़े खच्चर का बेस कैंप बना हुआ है। गौरी कुंड बेस कैंप से केदारनाथ बेस कैंप के लिए अगर आप घोड़े खच्चर बुक करते हो तो उनकी जो प्राइस है वो 2500 एंड वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स प्राइस है। एंड केदारनाथ से रिटर्न गौरी कुंड जब आप अगर आते हो तो घोड़े का चार्ज हो जाता है 1500 रुपीज। बट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको घोड़े से जाना ही है तो जब तक आपके अंदर की एनर्जी बनी हुई है आप थोड़ा कोशिश करो पैदल यात्रा शुरू करने की। आपको पूरे रास्ते इजिली घोड़े मिल जाते हैं। जब आपको लगे कि आप थक गए हो, अब आप नहीं चल सकते हो, आगे की चढ़ाई नहीं कर सकते, देन वहाँ से आप घोड़े ले लेना। प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर के बाद घोड़े की जो चार्ज होती है वो कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे पालकी, पिट्ठू, जिनका चार्ज 7,000 से 10,000 रुपए के लमसम आता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है बाई हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के लिए 3 हेलीपैड बने हुए हैं, गुप्त काशी में, फाटा में एंड सिरसी में। गुप्त काशी से जो हेलीकॉप्टर की चार्ज है वो है 7,750 रुपीज एंड फाटा से जो चार्ज आती है वो आती है 4,720 रुपीज एंड जो सिरसी से चार्ज है वो है 4,680 रुपीज। एंड ये आने जाने दोनों साइड का चार्ज है। आप 1 वे 1 साइड का भी बुक कर सकते हैं, जिसकी प्राइस इन सबके हाफ रेंज में आ जाती है। यात्रा जब शुरू होगी रश काफी ज्यादा होता है, इन सब की भी बुकिंग एडवांस में पहले ही हो जाती है। बट केदारनाथ में मौसम अचानक से कभी भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार हेलीकॉप्टर सर्विस है वो बंद कर दी जाती है। तो ऐसे में जब आप बाय हेलीकॉप्टर प्लान कर रहे हो तो आप एक बार वेदर फोरकास्ट भी चेक कर लेना। मैं आपको बोलूंगी अगर आप फिट हो या फिर इस एज में हो कि आप अपनी यात्रा पैदल कर सकते हो, इतना एबल हो, देन प्लीज आप अपनी यात्रा पैदल ही करें। पैदल यात्रा करने से आपको जो अंदर से जो एक खुशी होती है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने यह पूरा यात्रा पैदल ही किया था, वो भी एज अ सोलो ट्रेवलर एंड पूरे रास्ते नेचर की
खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। कहीं पे नदी, कहीं पे झरने बह रहे होते हैं, अचानक से बारिश आ जाती है, कहीं पे बादल मंडरा रहे होते हैं, कहीं पे बहुत ही खूबसूरत आसमान नजर आता है, कहीं पे आपको बर्फ की चोटियां नजर आती है। तो इन सब रास्ते से गुजरते हुए जब पैदल आप आगे की ओर बढ़ते हो, वो बोलते हैं ना कि रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो जब आप इस प्रोसेस से होकर मंदिर के पास पहुंचते हो, तब आपको फील होता है कि केदारनाथ सच में क्या है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो आप सोनप्रयाग में जिस भी होटल में रुक रहे हो, तो आप कोशिश करो कि उनके पास आप एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल देना। ऑलमोस्ट सारे होटल वाले ऐसा करते हैं। मे बी कुछ होटल्स थोड़े बहुत चार्ज करें 50-100 रुपया, या फिर आपको इजिली सोनप्रयाग में हर जगह रोड के साइड में आपको लॉकर्स की फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप अपना सामान रख सकते हो। एंड जो जरूरत की, जो नीड की चीजें है, उसे लेकर ही आगे की ओर आप चढ़ाई स्टार्ट करना। जैसे कि आपके पास गर्म कपड़े, जैकेट, वुलन मटेरियल साथ में होना चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई करोगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। साथ ही वाटर प्रूफ बैग, रेन कोट, मेडिसिन, खासकर मूव जरूर रखना, पावर बैंक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज एक अच्छे जूते में पैसे इन्वेस्ट जरूर करना, जो कि वाटर प्रूफ हो, साथ ही उसकी ग्रिप तो बहुत ही मजबूत हो। जितना ग्रिप स्ट्रांग रहेगा उतना आपको इजी होगा ट्रैक करना। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने फुल डिटेल्स वीडियो शेयर किया है कि जब भी आप पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए जाते हो, आपको क्या क्या चीजों की नीड होती है जिसे मस्ट कैरी करना चाहिए। आपको पूरे रास्ते में वाटरफॉल, झरने, नदी देखने को मिलेंगे। सो अपने पास आप 1 या 2 खाली बोतल रखना है। जहाँ भी आपको झरने दिखे वहां से आप पानी ले लेना, वो बिल्कुल ही नेचुरल प्यूरिफाइड वाटर होता है। सो गौरीकुंड से जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे तो 4 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद अगला जो पड़ाव आता है वो आता है जंगल चट्टी। तो जंगल चट्टी में खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी, टेंट्स मिल जाते हैं, जहां पर अगर आपको कुछ इमरजेंसी है या फिर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आप वहां पर कैंप में रेस्ट कर सकते हो। साथ ही वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पे आता है भीमबली बेस कैंप। तो वहां पर भी आपको मेडिकल कैंप, वॉशरूम, खाने पीने की चीजें मिल जाती है। एंड भीमबली से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने पर लिंचोली बेस कैंप आ जाती है। लिंचोली से 4 किलोमीटर की जब डिस्टेंस तय करोगे तब केदारनाथ बेस कैंप आ जाता है। केदारनाथ बेस कैंप से मंदिर की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर की है। अगर बात करें पूरे रास्ते में खाने पीने की, तो बहुत कुछ आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे खाने के लिए। आपको मैगी, चाय, पराठे, यही 2-3 ऑप्शन होने वाले हैं। थोड़े बहुत में भी आपको चावल, दाल कुछ मिल जाए। एंड इनकी जो चार्ज होती है 60 to 70 रुपीज की मैगी आती है, पराठे 80 रुपीज की आती है। साथ ही अगर ड्रिंकिंग वाटर आप परचेज करते हो तो वो भी आपको 50 से 60 के रेंज में मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ाई करोगे इनकी चार्ज भी थोड़ी थोड़ी महंगी होती चली जाती है। मैंने गौरीकुंड से 9:30 के लमसम यात्रा आरंभ किया था एंड मैं केदारनाथ पहुंची शाम के 7:30 के लमसम। तो अब बात करते हैं कि जब आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो केदारनाथ में कहाँ रुकना है, क्या व्यवस्था है। सो केदारनाथ धाम में मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है केदारनाथ बेस कैंप। वहीं पर आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे रुकने के लिए। जो ऑफ सीजन में तो 500 रुपीज चार्ज है, बट अभी सीजन के टाइम में वो 800, 1000 में भी 1000 से ऊपर भी वो चार्ज करते होंगे। सो केदारनाथ में तो बिल्कुल भी आपको कोई हाई फाई व्यवस्था नहीं है, चुने नॉर्मल होटल्स हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप के पास ही है GMBN नंदी कॉम्प्लेक्स। वहां पे उनके पास टेंट वाले भी ऑप्शन है एंड रूम वाले भी ऑप्शन है। GMBN टेंट का जो प्राइस है वो 600 रुपीज। जो डॉर्मेट्री है, जो बेड का प्राइस है वो आई थिंक मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी। साथ ही वहां पर आपको नहाने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था है, जो आपको 100 रुपीज पर बकेट चार्ज करते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब सारी बुकिंग केदारनाथ यात्रा शुरू होने के 2 से 3 महीने पहले ही बुक हो जाती है। केदारनाथ अगर आप शाम के 6 बजे तक पहुंच रहे हो तो शाम में 6 से 6:30 के बीच में आरती होती है, तो वो आरती में आप जाकर शामिल हो सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जब मैं ऑफ सीजन में गई थी तो मंदिर 8 बजे बंद हो गया था। तो आप रात में भी जाएं, मंदिर बंद हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर से मंदिर की खूबसूरती को देखें, नाइट में भी मंदिर की खूबसूरती बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल ही अलग दिखता है। इस तरह से आपका डे 2 कंप्लीट हो जाता है केदारनाथ पहुंच चुके। अब आप जितनी जल्दी हो सके सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह में फिर जितनी जल्दी हो सकता है आप उठना होगा। अगर आप हो सकता है तो आप
2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाओ। अगर आपने टेंट बुक करा है तो आपको पर्सनल वॉशरूम तो मिलेगा नहीं, तो नहाने के लिए भी वॉशरूम में लाइन लगी होती है। मंदिर 5 बजे ओपन हो जाता है। लाइन मंदिर में सुबह के 3 बजे से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। लाइन में लगने के बाद महादेव के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव बोलिए, अपनी जो भी मनोकामना है, मन्नत है वो मांगिए, प्रसाद चढ़ाइए। केदारनाथ मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर की जब आप चढ़ाई करोगे तो ऊपर में है भैरवनाथ का मंदिर, तो आप उस मंदिर में भी जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। अगर बात करें केदारनाथ में खाने की क्या व्यवस्था है, खाने के लिए अगेन वहाँ पर बहुत कुछ वैरायटी नहीं है। वही आपको पराठे, मैगी, चाय, चावल, रोटी भी आपको मिल जाएगा। थाली की प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 250 से 300 रुपए चार्ज करेंगे। अगर बात करें नेटवर्क की कि कौन कौन सी नेटवर्क काम करेगी आपको पूरे रास्ते में या फिर केदारनाथ ऊपर में, तो आपको जियो, एयरटेल, BSNL काम करता है। एंड अब आपको रिटर्न होना है वापस से नीचे सोनप्रयाग के लिए, तो रिटर्न होने में भी 6 से 7 घंटे तो आपको इजिली लग जाएंगे। सो नीचे उतरने के बाद सोनप्रयाग में सेम होटल आप बुक करके रखना पहले से इस डेट में, क्योंकि आपको आते टाइम भी रुकना है एंड जब ऊपर से नीचे की ओर उतरोगे तो भी आपको एक दिन वहां पे स्टे करना है। इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो गया है। डे 4 में सुबह के सुबह आपको सोनप्रयाग से ही बस मिलेगी वापस हरिद्वार के लिए। सो वो भी बस की जो बुकिंग होगी आप एडवांस में ही पहले से कर लेना डे 4 के लिए। अगर बात करें केदारनाथ में बेस्ट सीजन, बेस्ट टाइम केदारनाथ यात्रा करने के लिए, यात्रा शुरू होती है मई से जून में। बहुत ही ज्यादा ओवर रश होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से यह यात्रा बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि हर चीजें महंगी हो जाती है, चाहे वो खाना हो या फिर होटल हो, एवरीथिंग। बट इस सीजन में आपको रास्ते में बर्फ एंड ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट जो सीजन है वो है जुलाई से अगस्त। मॉनसून सीजन में बहुत ही ज्यादा हेवी रेन होता है, लैंडस्लाइडिंग बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे यह यात्रा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है आफ्टर मॉनसून, मिड सितंबर टू नवंबर, केदारनाथ पट बंद होने के पहले तक। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक यह बेस्ट सीजन है, बिकॉज इसमें लोगों की भीड़ कम होती है, साथ ही चीजें नॉर्मल प्राइस पे आपको मिलती है एंड आप दर्शन भी इजिली कर पाओगे। मंदिर बंद होने से पहले दिवाली के 2 दिन 3 दिन पहले तक अगर आप जाओगे तो आपको हल्के फुल्के स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा, आप स्नोफॉल का भी लुत्फ उठा सकते हो। सो केदारनाथ यात्रा करने में आपको टोटल 4 दिन का समय लगता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ कोई हाई बहुत ज्यादा एडवांस वाली बजट शो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल बजट शो कर रही हूँ जो मेरे खर्च आए थे जब मैं केदारनाथ धाम यात्रा की थी, क्योंकि मैंने सोलो ट्रेवल किया था एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ऑफ सीजन में यात्रा किया था। तो टोटल इस तरह से मेरा लिया खर्च है जो भी आप देख रहे हो, तो इतने ही रुपीज में मैंने अपना यात्रा कंप्लीट कर लिया था, अंडर 4000। सो अगर आपके भी पास बजट बहुत ही कम है एंड आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो आप भी इजिली इतने बजट में केदारनाथ धाम यात्रा कर सकते हो। एंड अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।